everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful session जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। तो आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यार आपको जानना है कि प्राइमरी और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं और सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेल में टेस्टिस हो गए जो मेल गैमीट भी बनाएंगे और हार्मोन भी रिलीज करेंगे। फीमेल में ओवरीज हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं, जैसे कि अगर फीमेल्स में देखा जाए तो फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये क्या है आपके एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ जाएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया टेस्टिस हो गया, ओवल शेप की होती है, लेंथ कितना होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन पे। तो यहाँ पर डक्ट और ग्लैंड्स आ जाएंगे। डक्ट की अगर मैं बात करूँ जैसे कि रीडी टेस्टिस हो गए, एपिडिडाइमिस हो गया, वासा इफ्रेंशिया हो गया, वास डिफरेंस हो गए। ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो बल्बोइरेट्रल ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, जिसमें से प्रोस्टेट जो है अनपेयर्ड है, बाकी के दोनों जो है वो पेयर्ड होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर मैं बात करूँ मेल्स में तो पीनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये आपका टेस्टिस हो गया, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एपिडिडाइमिस हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया, ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट है, ये बल्बोइरेट्रल है, ये यूरेथ्रा है और ये पीनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायग्राम हो गया आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो टेस्टिस है why they are located outside the abdominal cavity, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो टेस्टिस है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। साथ ही साथ अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो इसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं और हर एक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ओवरीज होंगे, है ना, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो फेलोपियन ट्यूब आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, सर्विक्स आ गया, वेजाइना आ गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपका वल्वा होता है। यहां पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहां पर ये ओवरी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। फिर इसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं, ये वाला पार्ट एम्प्यूला हो गया, है ना, इस्थमस हो गया ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए इनफंडिबुलम, ये सारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं। फिर ये जो पार्ट है इसको हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, इसकी 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है वो आउटर मोस्ट होती है, मायोमेट्रियम मिडल होती है, एंडोमेट्रियम जो है वो आपकी इनर मोस्ट होती है। फिर ये आपका सर्विकल कैनाल है और इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये डायग्राम हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जिसको हम लोग फीमेल्स में वल्वा बोलते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे इस पार्ट को, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस एंड इट इज अ क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू जो हेयर से कवर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ठीक है, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इट इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लेबिया माइनोरा बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्लाइटोरिस बोला जाता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू मेल पीनस। फिर उसके बाद अंदर ये जो है इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसमें 2 ओपनिंग्स है, ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग हो जाए, सॉरी ये वाली वेजाइनल ओपनिंग है, ये आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग है। 2 ओपनिंग्स होती है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया डायग्राम आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, फीमेल्स का। राइट, आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, है ना, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये तो एल्विलाई हो गया, है ना, मिल्क का सिंथेसिस और यहाँ पर इसके ल्यूमन में मिल्क जो है वो स्टोर होता है। ये जो दिख रहा है आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मेमोरी टिब्यूल बोलते हैं। मेमोरी टिब्यूल मिलकर क्या बनाता है, मेमोरी डक्ट बनाता है। मेमोरी डक्ट मिलकर क्या बनाएगा, मेमोरी एम्प्यूला बनाएगा। मेमोरी एम्प्यूला किससे कनेक्टेड होता है, लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है। और ये जो दिख रहा है ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड निपल, जहां से मिल्क जो है वो सक्ड आउट होता है। तो यहाँ पर आपका मेमोरी एल्विलस आ जाएगा, फिर मेमोरी टिब्यूल आ जाएगा, मेमोरी डक्ट आ जाएगा, मेमोरी एम्प्यूला आ जाएगा, है ना, उसके बाद आपका निपल आ जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहां पर निपल आएगा जो जहां से मिल्क जो है वो सक्ड आउट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं गेमेटोजेनेसिस पे एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप oogenesis की बात करो
चाहे आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर लो, दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होगा कि जहां पर स्पर्म बन रहा है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है, ये इट अंडरगो माइटोसिस और अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। नेक्स्ट आता है ग्रोथ फेज, जहां पर इनमें कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे स्पर्मेटोगोनिया में और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इट अंडरगोज द फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड म्यूटेक डिवीजन, जिससे आपको 4 स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स मिले हैं आपको, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करोगे तो यहाँ पर हेड होता है, नेक है, मिडल पीस और टेल है। हेड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान ये एंजाइम जो है रिलीज होते हैं। ठीक है, दूसरा ये वाला हेड रीजन हो गया जिसमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, ये नेक वाला पार्ट हो गया। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है, जो स्पर्म इधर उधर से जा रहा है ना, इधर उधर से जा रहा है, उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है मिडल पीस में प्रेजेंट होता है। और टेल किस में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन पे। तो GnRH जो है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ना। ये किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करता है, LH और FSH। जो LH है वो आपके लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा और क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस वो करवाता है ना, स्टिमुलेट करवाता है। फिर उसके बाद FSH जो है एक्ट करता है सर्टोली सेल पे और क्या करवाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करवाता है। ये हो गई बात आपके मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis पे। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसको समझ लेना, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में से कोई एक टॉपिक उठ के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पर oogonia है। सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, है ना। मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं, मिलियन ऑफ oogonia। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी oocyte मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी oocyte मिलने के बाद ये अपना फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन स्टार्ट करेगा, बट ये कंप्लीट नहीं होगा, इट गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। उसके बाद प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसमें से जो भी प्राइमरी oocyte है डीजनरेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो बर्थ के टाइम पर सिर्फ 2 से 20 लाख प्राइमरी oocyte बचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्यूबर्टी के दौरान 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte बचते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन था ये यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनता है, ये तो डीजनरेट कर जाएगा। अब जो ये सेकेंडरी oocyte बना है, इट अंडरगोज सेकेंड म्यूटेक डिवीजन। अगेन ये भी कंप्लीट नहीं होगा, इट गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। तो कब कंप्लीट होगा, जब स्पर्म आता है, स्पर्म के कॉन्टैक्ट से आपका सेकेंड म्यूटेक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा और अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, ओवम बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। अगेन ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फीमेल गैमीट है। ठीक है, ये आपका फीमेल गैमीट है। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपके oogenesis का। ठीक है, यहाँ पर जब ये प्रोसेस हो रहा है oogenesis का, तो उसी टाइम पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, जिस टाइम पर प्राइमरी oocyte है, उस टाइम प्राइमोडियल फॉलिकल बना है। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, जहां पर आपको ऐसे कैविटी दिखने को मिल रही है ना। फिर उसके बाद ये जो बना है आपका मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल, ये 14th डे पर रप्चर करता है और आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड oogenesis दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो बना है प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte बन रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए छिलका भी तो बनाना पड़ेगा ना, कवर बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगेन दिस साइकिल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है,
वैसे एवरेज 28-29 डेज का ले लिया जाता है, बट ये वेरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें साथ ही साथ एक साथ ही यूट्राइन चेंजेस भी देखना है, ओवेरियन देखना है, ओवेरियन हार्मोन के लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपके ये ओवेरियन चेंजेस क्या हो रहे हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, मतलब इसमें डिफरेंट ये आपका प्री ल्यूटियल है ना, ये तो ल्यूटियल फेज हो गया है ना, या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हो गया, ये आपका ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 3 से 5 दिन आपका ब्लीडिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो शेड हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर यहाँ पर आप ओवेरियन चेंजेस में देखोगे, धीरे धीरे फॉलिकल्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब फॉलिकल्स बढ़ते जा रहे हैं तो जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ना, ये क्या करवाता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बढ़ती जा रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 13th डे पे है ना, 14th ये वाला है, 13th डे पर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से LH और FSH का रिलीज होता है। 13 एक दिन पहले, ओव्यूलेशन के एक दिन पहले ये जो हार्मोन्स है पीक पे होते हैं, तो LH जो है वो बहुत ही ज्यादा पीक पे होता है, और 14th डे पर फिर ओव्यूलेशन होता है, मैच्योर फॉलिकल जो है रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है। अब ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया 14th डे पर, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद कॉर्पस हेमरेजिकम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, यहाँ पर एक हार्मोन को, अगर प्रोजेस्टेरॉन का देखोगे तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा से कम था, है ना, स्टार्टिंग में कम था, बट धीरे धीरे ये बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, साथ ही साथ ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो नेगेटिव फीडबैक देगा ताकि LH और FSH का लेवल जो है वो बढ़े ना, कम ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक किसने दिया है, प्रोजेस्टेरॉन ने दिया है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखेगा। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी टूटनी शुरू हो जाएगी, तो अगेन यही साइकिल आ जाएगा। तो ये टोटल 28 डेज का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। यहाँ पर ईस्ट्रोजन की 2 पीक्स आपको देखने को मिलती है, एक तो पहले ओव्यूलेशन से पहले वाले फेज में और दूसरा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया, और जिसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ये ल्यूटियल फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है आपका, सबसे पहले साइट क्या है, एम्प्यूल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म एंड ओवम मिलकर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। उसके बाद उसमें डिविजन होती है, जाइगोट डिवाइड करता है ना, जाइगोट में माइटोसिस होता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। क्लीवेज डिवीजन होने के बाद मोरुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट ही फाइनल स्ट्रक्चर है जो आपके यूट्राइन वॉल के साथ आके अटैच होता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, राइट। ये चीज हो गई आपके फर्टिलाइजेशन में। क्लीवेज डिवीजन मैंने आपको बता दिया, लास्ट में जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, जो आपके यूट्राइन वॉल से जाकर इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखती है, जिसको हम लोग कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। ठीक है, कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोरियोनिक विलाय उसके साथ यूट्राइन टिश्यू दे गेट इंटरडिजिटेड और यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्लेसेंटा है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। क्या फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना, ऑक्सीजन, जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो का मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करवाना, है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करवाना, किसके थ्रू, अम्बिलिकल के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, अम्बिलिकल के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, तो कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जैसे कि HCG, रिलैक्सिन और HCS और HPL। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन जो है वो लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, किसके, प्यूबिक सिम्फाइसिस को। ठीक है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये यूटेराइन
यूट्राइन सर्विक्स को डायलेट करने में भी हेल्प करता है। फिर आते हैं HPL, ये मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है फॉर लैक्टेशन। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू चाइल्ड बर्थ? सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो चुका है ना, कोरियोनिक विलाय बन चुका है, कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू दे गेट इंटरडिजिटेड और क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बन गया है ना। इनर सेल मास का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब ये जर्म लेयर्स बनाने वाले हैं, है ना। एक्टोडर्म आपका आउटर हो गया, फिर एंडोडर्म हो जाएगा, फिर आपका मिडल हो जाएगा। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ऑल बॉडी ऑर्गन्स बन जाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद पार्चुरेशन आता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हो गए इम्प्लांटेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ तक। फीटल डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो 1 महीने के अंदर अंदर हार्ट फॉर्म हो जाता है, 2 महीने के अंदर लिम्स एंड डिजिट डेवलप हो जाते हैं, 12 वीक्स में मेजर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 5 मंथ के दौरान फीटल मूवमेंट एंड हेयर अपीयर हो जाता है, 24 वीक के दौरान फाइन हेयर आईलिड्स फॉर्म हो जाते हैं और 9 मंथ्स में फुल्ली डेवलप्ड फीटस हो जाता है तैयार बर्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखो पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी और जेस्टेशन पीरियड क्या है बेसिकली, जिसमें उसका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ह्यूमंस में 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। अब अगर मैं पार्चुरेशन की बात करूं तो यहाँ पर आखिर में कहाँ से कैसे पता चलेगा कि भाई अब बारी आ चुकी है बच्चे की बाहर आने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो फुली डेवलप फीटस होता है अलॉन्ग विद प्लेसेंटा, ये क्या इंड्यूस करता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करेगा, ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को और ये सिक्रीट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जैसे मैंने बोला मायोमेट्रियम, है ना, यूट्रस की जो लेयर्स होती है उसमें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम था। मायोमेट्रियम जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस पे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऑक्सीटोसिन, और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चे का डिलीवरी नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी हो गई, ये आपके पार्चुरेशन की बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैक्टेशन क्या होता है ना, लैक्टेशन इज बेसिकली कि जो भी, अब देखो डिलीवरी हो गई है बच्चे की, है ना, उस टाइम पर क्या हो रहा है, अब वहां पर जो मदर है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। जो आपका मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। सो इसी वजह से ये हाईली प्रिस्क्राइब्ड होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि इनिशियल कुछ मंथ के लिए बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एंटीबॉडीज होती है वो बहुत सारे डिजीज से उसको बचाने में हेल्प करती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो सक्लिंग ऑफ बेबी, जिसकी वजह से इंपल्स सेंड होता है हाइपोथैलेमस को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये मिल्क सिंथेसिस करवाता है और ये ऑक्सीटोसिन जो है इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था किसका, लैक्टेशन का। और इसी के साथ आपका ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ में तो क्या रिवाइज हो गया होगा सारी चीज़ें। और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, जैसे कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, आपका गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डायग्राम्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।